ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस युवा महापुरुष की कहानी जिसे शहीद आजम भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की, जिन्होंने 19 साल की छोटी सी उम्र में भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा। करतार सिंह बचपन से ही बड़े क्रांतिकारी थे। उनके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए उनके दोस्त उन्हें अफलातून कहकर बुलाते थे। करतार सिंह ने मैट्रिक की पढ़ाई कटक के रेवनशॉ कॉलेजिएट से पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए जब वो अमेरिका गए
तो वहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। उनके साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारी ने उनसे बुरे बुरे सवाल किए। वहां गोरे लोग भारतीयों का मजाक उड़ाते थे और उनकी बेइज्जती करते थे। गोरे अमरीकी भारतीयों को डैम हिंदू या ब्लैक कुली कहकर बुलाते थे। इस बात का करतार सिंह के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वो जानते थे भारत गोरों का गुलाम है, इसलिए भारतीयों के साथ ऐसी बदतमीजियां होती हैं। ऐसे में उन्होंने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। अमेरिका में उन्होंने देखा कि जब 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो गोरे बहुत खुश होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब भारत भी आजाद हो जाएगा तो हमारे देश के लोग उत्सव मनाया करेंगे। आजादी का सपना अपनी आंखों में लेकर करतार सिंह लाला हरदयाल, सोहन सिंह और पांडुरंग सदाशिव से मिले। इसके बाद 15 जुलाई 1913 को उन्होंने गदर पार्टी की नींव रखी। इस पार्टी का लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में प्रिंटिंग प्रेस खोली। 1 नवंबर 1913 को उर्दू में द गदर नाम का अखबार छपा। छोटी सी उम्र में आजादी के लिए करतार के संघर्ष को देखते हुए लोग उन्हें बाल जर्नैल कहकर पुकारते थे। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गदर पार्टी के तमाम सदस्य भारत को आजाद कराने के लिए अमेरिका से भारत लौट आए। उन्होंने अंग्रेजों की फौज में काम करने वाले सिख सिपाहियों में विद्रोह की चिंगारी फूंकना शुरू किया। गदर पार्टी के लोग 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे और सिख सिपाहियों को समझाते थे। गदर पार्टी फिरोजपुर कैंट में मियां मीर को बंदी बनाने के बाद विद्रोह छेड़ने वाली थी। इस बात की खबर अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेजों ने गदर पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हालांकि करतार सिंह बच निकले और पेशावर चले गए, पर ज्यादा दिन तक वो आजादी की लड़ाई से दूर नहीं रह सके। उन्होंने लौटकर फिर से संघर्ष करने का निश्चय किया। वो जैसे ही लौटे अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गदर पार्टी के सदस्यों पर इंडिया डिफेंस एक्ट 1915 के तहत मुकदमे चलाए गए। इस केस के वक्त करतार सिंह सराभा की उम्र सिर्फ 18.5 साल थी। सुनवाई के दौरान अंग्रेज जज ने करतार से कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता। इस पर करतार सिंह सराभा ने जवाब दिया, आप मुझे मृत्युदंड देंगे और क्या, मेरे गुनाहों के लिए अगर मृत्युदंड या उम्र कैद में से मुझे किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं फांसी चुनूंगा, ताकि फिर से एक बार जन्म ले सकूं और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को फिर से लड़ सकूं। जब तक भारत आजाद नहीं होता मैं बार बार जन्म लूंगा और फांसी पर झूलता रहूंगा। अगर मैं औरत के रूप में पैदा हुआ तो मैं अपने बच्चों को क्रांतिकारी बनाऊंगा। यह सुनकर अंग्रेज जज सन्न रह गया। उसने करतार सिंह सराभा को फांसी का ऐलान किया। 19 साल की छोटी सी उम्र में करतार सिंह सराभा ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। करतार सिंह तो चले गए, लेकिन उनकी कुर्बानी से भगत सिंह जैसे शहीद आजम का जन्म हुआ। भारत के असंख्य नौजवान करतार सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनकी कुर्बानी की महक आज भी भारत की हवा में खुशबू बनकर उड़ रही है। हम करतार सिंह सराभा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। साल 1906 में बंगाल के मिदनापुर में एक मेले में एक 15 साल का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहा था। वंदे मातरम नाम से बांटे जाने वाले इस पर्चे को स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखा था। पर्चा बांटते वक्त लड़के को अंग्रेजों के जासूस रामचरण सेन ने देख लिया। उसने इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। सिपाही ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने अंग्रेज सिपाही के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और भाग गया। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हां, वही खुदीराम बोस जिन्हें 18 साल की छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने फांसी दी। खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर में हुआ था।
बचपन में ही माता पिता का निधन होने के चलते उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गुरु थे। खुदीराम बोस छात्र जीवन में ही जलसे और जुलूसों में जाने लगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आजादी में कूद पड़े। उस दौर में एक जालिम अंग्रेज जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं देता था। 15 साल की उम्र में उसने खुदीराम बोस को 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड से परेशान भारतीय क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई। इसकी सूचना मिलने पर डर के मारे किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर बंगाल से बिहार करा लिया। ऐसे में दोनों क्रांतिकारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया, मगर अफसोस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस हमले में दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोकामा रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिस से घिरा पाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम पर अंग्रेजों की अदालत में केस चला। जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम से पूछा, तुम बम बनाना जानते हो? उन्होंने कहा, मेरे वकील ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूं, मैं बम नहीं बना सकता हूं। जज साहब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर जज कॉर्नडॉफ हिल गया और उसने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम को फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। खुदीराम की शहादत से पूरा देश दर्द से कर रहा उठा। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने शोक मनाया। खुदीराम की शहादत आज भी हमारे दिल में देशभक्ति की भावना भर देती है। उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आने वाली पुश्तें हमेशा खुदीराम बोस की शहादत की ऋणी रहेंगी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया।
ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीरगति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब दो कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए।
लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओ'डवायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की कहानी। यह उस दौर की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। बालक अशफाक उल्लाह खां के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अशफाक देश प्रेम से लबरेज शायरी और कविताएं लिखकर लोगों के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा पैदा कर रहे थे। अशफाक छुप छुप कर क्रांतिकारियों की मदद भी किया करते थे। अशफाक की अम्मी बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अगर किसी दिन अशफाक पकड़े गए तो क्या वो अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगे। एक दिन अशफाक की अम्मी ने अशफाक से यह बात कही तो अशफाक ने जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अंग्रेज मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे मुंह से कोई राज नहीं उगलवा पाएंगे। इस पर अशफाक की मां ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। अशफाक की अम्मी ने एक दिया जलाया और कहा कि इस पर अपनी हथेली रख। अम्मी की बात सुनकर अशफाक ने झट से जलते हुए दिए की लौ पर अपना हाथ रख दिया। दिए की लौ की आग से अशफाक का हाथ जलने लगा, लेकिन उनके मुंह से उफ तक न निकली। अशफाक की अम्मी अपने लाडले की हथेली जलते देख रोने लगी, लेकिन अशफाक ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अम्मी ने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और अपने लाल को सीने से लगा लिया। अम्मी ने अशफाक को दुआएं देते हुए कहा कि जाओ और हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही दम लेना। मां का आशीर्वाद पाने के बाद अशफाक दुगनी ताकत से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के काम में जुट गए। अशफाक उल्लाह खां कहा करते थे, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। आगे चलकर काकोरी केस में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वे ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया हो। अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देना चाहिए। बच्चों, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहते हैं कि बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वो बच्चों से कहते थे कि बड़े होकर अंग्रेजों को मार भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। नन्हे भगत सिंह बचपन में बंदूक की खेती किया करते थे। जी हां, बंदूक की खेती। आज हम इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जो भगत सिंह बचपन में ही बंदूक की खेती करने लगे। असल में भगत सिंह महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे। अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था। एक दिन अजीत सिंह घर के आंगन में बैठे थे, तभी नन्हे भगत सिंह खेलते खेलते उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में अजीत सिंह की पिस्तौल लग गई। नन्हे भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि ये क्या है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि ये पिस्तौल है। नन्हे भगत सिंह ने कौतूहल से पूछा
कि इससे क्या होता है? चाचा अजीत सिंह ने बताया कि इससे अंग्रेज भगाए जाते हैं और पिस्तौल को देखकर अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता है। ये बात भगत सिंह के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिनों बाद नन्हे भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेत में आए हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह खेत में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के चाचा ने बताया कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। जमीन में आम की गुठली बोने से आम का पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फिर बहुत सारे आम लगेंगे। ये सुनकर भगत सिंह भागते हुए घर में आए और उन्होंने दराज में रखी चाचा की बंदूक निकाल ली और वापस खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। ये देखकर उनके चाचा अजीत सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस पर भगत सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इस एक बंदूक से बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। यह सुनकर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जोर से हंसने लगे। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन बड़े होकर भगत सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बच्चों, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। बचपन में ही उन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बा और तेवर दिखा दिए थे। तो चलिए हम भी कसम खाते हैं कि भारत माता की सेवा में अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देंगे, गरीबों और मजदूरों की सेवा करेंगे। आपको नन्हे भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच
9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह
झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसी बाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस युवा महापुरुष की कहानी जिसे शहीद आजम भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की, जिन्होंने 19 साल की छोटी सी उम्र में भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा। करतार सिंह बचपन से ही बड़े क्रांतिकारी थे। उनके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए उनके दोस्त उन्हें अफलातून कहकर बुलाते थे। करतार सिंह ने मैट्रिक की पढ़ाई कटक के रेवनशॉ कॉलेजिएट से पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए जब वो अमेरिका गए तो वहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। उनके साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारी ने उनसे बुरे बुरे सवाल किए। वहां गोरे लोग भारतीयों का मजाक उड़ाते थे और उनकी बेइज्जती करते थे। गोरे अमरीकी भारतीयों को डैम हिंदू या ब्लैक कुली कहकर बुलाते थे। इस बात का करतार सिंह के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वो जानते थे भारत गोरों का गुलाम है, इसलिए भारतीयों के साथ ऐसी बदतमीजियां होती हैं। ऐसे में उन्होंने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। अमेरिका में उन्होंने देखा कि जब 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो गोरे बहुत खुश होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब भारत भी आजाद हो जाएगा तो हमारे देश के लोग उत्सव मनाया करेंगे। आजादी का सपना अपनी आंखों में लेकर करतार सिंह लाला हरदयाल, सोहन सिंह और पांडुरंग सदाशिव से मिले। इसके बाद 15 जुलाई 1913 को उन्होंने गदर पार्टी की नींव रखी।
इस पार्टी का लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में प्रिंटिंग प्रेस खोली। 1 नवंबर 1913 को उर्दू में द गदर नाम का अखबार छपा। छोटी सी उम्र में आजादी के लिए करतार के संघर्ष को देखते हुए लोग उन्हें बाल जर्नैल कहकर पुकारते थे। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गदर पार्टी के तमाम सदस्य भारत को आजाद कराने के लिए अमेरिका से भारत लौट आए। उन्होंने अंग्रेजों की फौज में काम करने वाले सिख सिपाहियों में विद्रोह की चिंगारी फूंकना शुरू किया। गदर पार्टी के लोग 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे और सिख सिपाहियों को समझाते थे। गदर पार्टी फिरोजपुर कैंट में मियां मीर को बंदी बनाने के बाद विद्रोह छेड़ने वाली थी। इस बात की खबर अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेजों ने गदर पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हालांकि करतार सिंह बच निकले और पेशावर चले गए, पर ज्यादा दिन तक वो आजादी की लड़ाई से दूर नहीं रह सके। उन्होंने लौटकर फिर से संघर्ष करने का निश्चय किया। वो जैसे ही लौटे अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गदर पार्टी के सदस्यों पर इंडिया डिफेंस एक्ट 1915 के तहत मुकदमे चलाए गए। इस केस के वक्त करतार सिंह सराभा की उम्र सिर्फ 18.5 साल थी। सुनवाई के दौरान अंग्रेज जज ने करतार से कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता। इस पर करतार सिंह सराभा ने जवाब दिया, आप मुझे मृत्युदंड देंगे और क्या। मेरे गुनाहों के लिए अगर मृत्युदंड या उम्र कैद में से मुझे किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं फांसी चुनूंगा, ताकि फिर से एक बार जन्म ले सकूं और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को फिर से लड़ सकूं। जब तक भारत आजाद नहीं होता मैं बार बार जन्म लूंगा और फांसी पर झूलता रहूंगा। अगर मैं औरत के रूप में पैदा हुआ तो मैं अपने बच्चों को क्रांतिकारी बनाऊंगा। यह सुनकर अंग्रेज जज सन्न रह गया। उसने करतार सिंह सराभा को फांसी का ऐलान किया। 19 साल की छोटी सी उम्र में करतार सिंह सराभा ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। करतार सिंह तो चले गए, लेकिन उनकी कुर्बानी से भगत सिंह जैसे शहीद आजम का जन्म हुआ। भारत के असंख्य नौजवान करतार सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनकी कुर्बानी की महक आज भी भारत की हवा में खुशबू बनकर उड़ रही है। हम करतार सिंह सराभा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। साल 1906 में बंगाल के मिदनापुर में एक मेले में एक 15 साल का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहा था। वंदे मातरम नाम से बांटे जाने वाले इस पर्चे को स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखा था। पर्चा बांटते वक्त लड़के को अंग्रेजों के जासूस रामचरण सेन ने देख लिया। उसने इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। सिपाही ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने अंग्रेज सिपाही के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और भाग गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हां, वही खुदीराम बोस जिन्हें 18 साल की छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने फांसी दी। खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के चलते उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गुरु थे। खुदीराम बोस छात्र जीवन में ही जलसे और जुलूसों में जाने लगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आजादी में कूद पड़े। उस दौर में एक जालिम अंग्रेज जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं देता था। 15 साल की उम्र में उसने खुदीराम बोस को 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड से परेशान भारतीय क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई। इसकी सूचना मिलने पर डर के मारे किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर बंगाल से बिहार करा लिया।
ऐसे में दोनों क्रांतिकारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया, मगर अफसोस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस हमले में दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। वैली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोकामा रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिस से घिरा पाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम पर अंग्रेजों की अदालत में केस चला। जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम से पूछा, तुम बम बनाना जानते हो? उन्होंने कहा, मेरे वकील ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूं, मैं बम नहीं बना सकता हूं। जज साहब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर जज कॉर्नडॉफ हिल गया और उसने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम को फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। खुदीराम की शहादत से पूरा देश दर्द से कर रहा उठा। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने शोक मनाया। खुदीराम की शहादत आज भी हमारे दिल में देशभक्ति की भावना भर देती है। उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आने वाली पुश्तें हमेशा खुदीराम बोस की शहादत की ऋणी रहेंगी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया।
वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते, उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। तेरह अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब दो कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थी। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं।
बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की कहानी। ये उस दौर की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। बालक अशफाक उल्लाह खां के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अशफाक देश प्रेम से लबरेज शायरी और कविताएं लिखकर लोगों के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा पैदा कर रहे थे। अशफाक छुप छुप कर क्रांतिकारियों की मदद भी किया करते थे। अशफाक की अम्मी बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अगर किसी दिन अशफाक पकड़े गए तो क्या वो अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगे। एक दिन अशफाक की अम्मी ने अशफाक से ये बात कही तो अशफाक ने जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अंग्रेज मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे मुंह से कोई राज नहीं उगलवा पाएंगे। इस पर अशफाक की मां ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। अशफाक की अम्मी ने एक दिया जलाया और कहा कि इस पर अपनी हथेली रख। अम्मी की बात सुनकर अशफाक ने झट से जलते हुए दिए की लौ पर अपना हाथ रख दिया। दिए की लौ की आग से अशफाक का हाथ जलने लगा, लेकिन उनके मुंह से उफ तक न निकली। अशफाक की अम्मी अपने लाडले की हथेली जलते देख रोने लगी, लेकिन अशफाक ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अम्मी ने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और अपने लाल को सीने से लगा लिया। अम्मी ने अशफाक को दुआएं देते हुए कहा कि जाओ और हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही दम लेना। मां का आशीर्वाद पाने के बाद अशफाक दुगनी ताकत से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के काम में जुट गए। अशफाक उल्लाह खां कहा करते थे, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। आगे चलकर काकोरी केस में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वे ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया हो। अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देना चाहिए। बच्चों, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहते हैं कि बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वो बच्चों से कहते थे कि बड़े होकर अंग्रेजों को मार भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। नन्हे भगत सिंह बचपन में बंदूक की खेती किया करते थे। जी हां, बंदूक की खेती। आज हम इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जो भगत सिंह बचपन में ही बंदूक की खेती करने लगे। असल में भगत सिंह महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे। अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था। एक दिन अजीत सिंह घर के आंगन में बैठे थे, तभी नन्हे भगत सिंह खेलते खेलते उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में अजीत सिंह की पिस्तौल लग गई। नन्हे भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि ये क्या है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि ये पिस्तौल है। नन्हे भगत सिंह ने कौतूहल से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि इससे अंग्रेज भगाए जाते हैं और पिस्तौल को देखकर अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता है। ये बात भगत सिंह के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिनों बाद नन्हे भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेत में आए हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह खेत में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के चाचा ने बताया कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। जमीन में आम की गुठली बोने से आम का पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फिर बहुत सारे आम लगेंगे। ये सुनकर भगत सिंह भागते हुए घर में आए और उन्होंने दराज में रखी चाचा की बंदूक निकाल ली और वापस खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। ये देखकर उनके चाचा अजीत सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस पर भगत सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया,
मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इस एक बंदूक से बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। यह सुनकर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जोर से हंसने लगे। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन बड़े होकर भगत सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बच्चों, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। बचपन में ही उन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बा और तेवर दिखा दिए थे। तो चलिए हम भी कसम खाते हैं कि भारत माता की सेवा में अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देंगे, गरीबों और मजदूरों की सेवा करेंगे। आपको नन्हे भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी।
चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस युवा महापुरुष की कहानी जिसे शहीद आजम भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की, जिन्होंने 19 साल की छोटी सी उम्र में भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा। करतार सिंह बचपन से ही बड़े क्रांतिकारी थे। उनके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए उनके दोस्त उन्हें अफलातून कहकर बुलाते थे। करतार सिंह ने मैट्रिक की पढ़ाई कटक के रेवनशॉ कॉलेजिएट से पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए जब वो अमेरिका गए तो वहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। उनके साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारी ने उनसे बुरे बुरे सवाल किए। वहां गोरे लोग भारतीयों का मजाक उड़ाते थे और उनकी बेइज्जती करते थे। गोरे अमरीकी भारतीयों को डैम हिंदू या ब्लैक कुली कहकर बुलाते थे। इस बात का करतार सिंह के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वो जानते थे भारत गोरों का गुलाम है, इसलिए भारतीयों के साथ ऐसी बदतमीजियां होती हैं। ऐसे में उन्होंने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। अमेरिका में उन्होंने देखा कि जब 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो गोरे बहुत खुश होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब भारत भी आजाद हो जाएगा तो हमारे देश के लोग उत्सव मनाया करेंगे। आजादी का सपना अपनी आंखों में लेकर करतार सिंह लाला हरदयाल, सोहन सिंह और पांडुरंग सदाशिव से मिले। इसके बाद 15 जुलाई 1913 को उन्होंने गदर पार्टी की नींव रखी। इस पार्टी का लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में प्रिंटिंग प्रेस खोली। 1 नवंबर 1913 को उर्दू में द गदर नाम का अखबार छपा। छोटी सी उम्र में आजादी के लिए करतार के संघर्ष को देखते हुए लोग उन्हें बाल जर्नैल कहकर पुकारते थे। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गदर पार्टी के तमाम सदस्य भारत को आजाद कराने के लिए अमेरिका से भारत लौट आए। उन्होंने अंग्रेजों की फौज में काम करने वाले सिख सिपाहियों में विद्रोह की चिंगारी फूंकना शुरू किया। गदर पार्टी के लोग 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे और सिख सिपाहियों को समझाते थे। गदर पार्टी फिरोजपुर कैंट में मियां मीर को बंदी बनाने के बाद विद्रोह छेड़ने वाली थी। इस बात की खबर अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेजों ने गदर पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हालांकि करतार सिंह बच निकले।
और पेशावर चले गए, पर ज्यादा दिन तक वो आजादी की लड़ाई से दूर नहीं रह सके। उन्होंने लौटकर फिर से संघर्ष करने का निश्चय किया। वो जैसे ही लौटे, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गदर पार्टी के सदस्यों पर इंडिया डिफेंस एक्ट 1915 के तहत मुकदमे चलाए गए। इस केस के वक्त करतार सिंह सराभा की उम्र सिर्फ 18.5 साल थी। सुनवाई के दौरान अंग्रेज जज ने करतार से कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? इस पर करतार सिंह सराभा ने जवाब दिया, आप मुझे मृत्युदंड देंगे और क्या? मेरे गुनाहों के लिए अगर मृत्युदंड या उम्र कैद में से मुझे किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं फांसी चुनूंगा, ताकि फिर से एक बार जन्म ले सकूं और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को फिर से लड़ सकूं। जब तक भारत आजाद नहीं होता, मैं बार बार जन्म लूंगा और फांसी पर झूलता रहूंगा। अगर मैं औरत के रूप में पैदा हुआ तो मैं अपने बच्चों को क्रांतिकारी बनाऊंगा। यह सुनकर अंग्रेज जज सन्न रह गया। उसने करतार सिंह सराभा को फांसी का ऐलान किया। 19 साल की छोटी सी उम्र में करतार सिंह सराभा ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। करतार सिंह तो चले गए, लेकिन उनकी कुर्बानी से भगत सिंह जैसे शहीद आजम का जन्म हुआ। भारत के असंख्य नौजवान करतार सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनकी कुर्बानी की महक आज भी भारत की हवा में खुशबू बनकर उड़ रही है। हम करतार सिंह सराभा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। साल 1906 में बंगाल के मिदनापुर में एक मेले में एक 15 साल का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहा था। वंदे मातरम नाम से बांटे जाने वाले इस पर्चे को स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखा था। पर्चा बांटते वक्त लड़के को अंग्रेजों के जासूस रामचरण सेन ने देख लिया। उसने इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। सिपाही ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने अंग्रेज सिपाही के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और भाग गया। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हां, वही खुदीराम बोस जिन्हें 18 साल की छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों ने फांसी दी। खुदीराम बोस के क्रांतिकारी जीवन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के चलते उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस खुदीराम बोस के क्रांतिकारी गुरु थे। खुदीराम बोस छात्र जीवन में ही जलसे और जुलूसों में जाने लगे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आजादी में कूद पड़े। उस दौर में एक जालिम अंग्रेज जज हुआ करता था, डगलस किंग्सफोर्ड, जो भारतीय क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं देता था। 15 साल की उम्र में उसने खुदीराम बोस को 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड से परेशान भारतीय क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई। इसकी सूचना मिलने पर डर के मारे किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर बंगाल से बिहार करा लिया। ऐसे में दोनों क्रांतिकारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया। मगर अफसोस, बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस हमले में दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ गई। वैली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोकामा रेलवे स्टेशन पर खुद को पुलिस से घिरा पाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम पर अंग्रेजों की अदालत में केस चला। जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम से पूछा, तुम बम बनाना जानते हो? उन्होंने कहा, मेरे वकील ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूं, मैं बम नहीं बना सकता हूं। जज साहब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर जज कॉर्नडॉफ हिल गया और उसने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को
खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। जब खुदीराम को फांसी की सजा दी गई तो उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। खुदीराम की शहादत से पूरा देश दर्द से कर रहा उठा। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने शोक मनाया। खुदीराम की शहादत आज भी हमारे दिल में देशभक्ति की भावना भर देती है। उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आने वाली पुश्तें हमेशा खुदीराम बोस की शहादत की ऋणी रहेंगी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रीति है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की कहानी। यह उस दौर की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। बालक अशफाक उल्लाह खां के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अशफाक देश प्रेम से लबरेज शायरी और कविताएं लिखकर लोगों के अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा पैदा कर रहे थे। अशफाक छुप छुप कर क्रांतिकारियों की मदद भी किया करते थे। अशफाक की अम्मी बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि अगर किसी दिन अशफाक पकड़े गए तो क्या वो अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगे। एक दिन अशफाक की अम्मी ने अशफाक से ये बात कही तो अशफाक ने जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अंग्रेज मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो मेरे मुंह से कोई राज नहीं उगलवा पाएंगे।
इस पर अशफाक की मां ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। अशफाक की अम्मी ने एक दिया जलाया और कहा कि इस पर अपनी हथेली रख। अम्मी की बात सुनकर अशफाक ने झट से जलते हुए दिए की लौ पर अपना हाथ रख दिया। दिए की लौ की आग से अशफाक का हाथ जलने लगा, लेकिन उनके मुंह से उफ तक न निकली। अशफाक की अम्मी अपने लाडले की हथेली जलते देख रोने लगी, लेकिन अशफाक ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अम्मी ने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और अपने लाल को सीने से लगा लिया। अम्मी ने अशफाक को दुआएं देते हुए कहा कि जाओ और हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही दम लेना। मां का आशीर्वाद पाने के बाद अशफाक दुगनी ताकत से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के काम में जुट गए। अशफाक उल्लाह खां कहा करते थे, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। आगे चलकर काकोरी केस में महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वे ऐसे खुश नजर आ रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया हो। अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देना चाहिए। बच्चों, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहते हैं कि बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वो बच्चों से कहते थे कि बड़े होकर अंग्रेजों को मार भगाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। नन्हे भगत सिंह बचपन में बंदूक की खेती किया करते थे। जी हां, बंदूक की खेती। आज हम इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था जो भगत सिंह बचपन में ही बंदूक की खेती करने लगे। असल में भगत सिंह महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे थे। अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था। एक दिन अजीत सिंह घर के आंगन में बैठे थे, तभी नन्हे भगत सिंह खेलते खेलते उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में अजीत सिंह की पिस्तौल लग गई। नन्हे भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि ये क्या है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि ये पिस्तौल है। नन्हे भगत सिंह ने कौतूहल से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा अजीत सिंह ने बताया कि इससे अंग्रेज भगाए जाते हैं और पिस्तौल को देखकर अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता है। यह बात भगत सिंह के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिनों बाद नन्हे भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेत में आए हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह खेत में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह के चाचा ने बताया कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। जमीन में आम की गुठली बोने से आम का पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और फिर बहुत सारे आम लगेंगे। ये सुनकर भगत सिंह भागते हुए घर में आए और उन्होंने दराज में रखी चाचा की बंदूक निकाल ली और वापस खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। ये देखकर उनके चाचा अजीत सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस पर भगत सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इस एक बंदूक से बहुत सारी बंदूकें पैदा होंगी और इन बंदूकों से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। यह सुनकर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जोर से हंसने लगे। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन बड़े होकर भगत सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बच्चों, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह। बचपन में ही उन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बा और तेवर दिखा दिए थे। तो चलिए हम भी कसम खाते हैं कि भारत माता की सेवा में अपना तन, मन और धन सब कुछ लगा देंगे, गरीबों और मजदूरों की सेवा करेंगे।
आपको नन्हे भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था।
बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर